Welcome back to my channel. This is the continuation of my previous video only, where we have started our chapter number 1 of economics and discussed the concept of development and how various countries are being compared in terms of development using the income criteria. Okay, so we'll be continuing with the same. In this video, we'll be discussing the other criteria. What are the other criteria used for measuring the development and comparing the countries on the basis of these criteria? Okay, these criteria are IMR, which is infant mortality rate, literacy ratio, net attendance ratio, etc. Before we move ahead to other criteria, let's just quickly revise the income criteria. So this is the table. I have taken 3 states, Maharashtra, Kerala and Bihar, and their income. This Y stands for income. Okay, so Maharashtra की income is this much, Kerala की इतनी है और बिहार की इतनी है. On comparing their average income, we get to know that Maharashtra is the most developed and Bihar is the least developed. Now we'll see how other criteria are used to compare these countries in terms of their development. So guys, this is the table and the source of this table is Economic Survey of 13 and 14. Okay, so ये टेबल में 3 स्टेट्स दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. पहले कॉलम में है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? पर 1000 कितने बच्चे हर साल मरते हैं अंडर द एज ऑफ 1 ईयर. 1 साल की उम्र से पहले, 1 साल के होने से पहले ही कितने बच्चे मर जाते हैं पर 1000 पॉपुलेशन में. हम तब कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आवर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ओके, इन्फेंट मीन्स छोटा बच्चा, लेस देन 1 ईयर. मोर्टेलिटी इज डेथ एंड रेशियो, आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ रेशियो. ओके, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में कितनी है? 25 है, केरला में 12, बिहार में 43. मतलब सबसे कम बच्चे कहाँ मर रहे हैं? हमारे केरला में. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे, इसका मतलब है 1 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं. ओके, तो सबसे अच्छे फैसिलिटीज कहाँ है? केरला में. मतलब हेल्थ फैसिलिटीज केरला में अच्छी है, देयरफॉर इन्फेंट्स आर नॉट डाइंग हियर. ओके, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में 25 है, तो महाराष्ट्र में 25 है, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में 25 बच्चे पर 1000 पॉपुलेशन हर साल मरते हैं बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर. ओके, और बिहार में इज द वर्स्ट सिनेरियो आउट ऑफ द 3 कि 43 बच्चे मरते हैं. ओके, कमिंग टू द लिटरेसी रेशियो. लिटरेसी रेशियो हमें परसेंटेज दिखाती है ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट, भी कितने पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स और अबव 7 ईयर्स. ओके, तो महाराष्ट्र में 82% है, केरला में 94% है एंड बिहार में 62% है. ओके, सो आउट ऑफ दिस हमें पता चलता है कि केरला क्या है? वेल डेवलप्ड कंट्री है. ओके, सॉरी, वेल डेवलप्ड स्टेट है. स्टेट, सबसे अच्छी स्टेट कौन सी है? केरला, क्योंकि एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी केरला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. सेकंड कौन है? महाराष्ट्र एंड थर्ड कौन है? बिहार. ओके, नाउ कमिंग टू द नेट अटेंडेंस रेशियो. इसके अंदर हम देखेंगे ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स. ओके, तो 14 से 15 साल की उम्र के बच्चे कितने हैं जो जाते हैं डेली स्कूल? ओके, सो महाराष्ट्र में 64% है, केरला में 78 है, बिहार में 35. तो इसमें हमें पता चलता है यहाँ भी कौन सी स्टेट आउटस्टैंड कर रही है? केरला. ओके, सो ऑन कंपेयरिंग ऑल द स्टेट्स, इनके अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे वी कैन फिगर इट आउट. जो केरला है, केरला इज द वेल डेवलप्ड स्टेट अमंग द 3. ओके, एंड द वर्स्ट स्टेट हियर इज बिहार, क्योंकि हमने अदर क्राइटेरिया इसके अंदर कैलकुलेट किया है, नॉट द इनकम. जब हम इनकम के बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारी बेस्ट स्टेट कौन सी थी? महाराष्ट्र. ओके, लेकिन यहाँ हम अदर क्राइटेरिया देख रहे हैं, सोशल क्राइटेरियाज देख रहे हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, लिटरेसी रेट है, ये सब चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उसमें हमें पता चलता है कि केरला इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अमंग द 3. ओके, okay guys, the next important question from the viewpoint of your examination which is 10th class boards. तो ये कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं इन 1 मार्क्स. ओके, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए, therefore I am repeating the definition here. Okay, so listen very carefully. जब IMR पूछते हैं infant mortality rate, infant छोटा बच्चा, mortality death ratio. Okay, so it is the number of child that dies before the age of 1 year
1 year इज द की वर्ड हियर, 1 year लिखना है, चाइल्ड की वर्ड है, ये भी लिखना है डेफिनेशन में, as the proportion of 1000 live children born in an particular year. Another keyword है 1000 live children. भाई ये जो keywords मैं बोल रही हूँ वो तो आपकी डेफिनेशन में होने ही चाहिए, ठीक है ना. So I am repeating again, number of child that dies before the age of 1 year as the proportion of 1000 live children born in a particular year. I hope this is clear. Next is literacy ratio. Literacy ratio is the number of literate, पढ़े लिखे लोगों का नंबर in the age category of 7 or above the age group. Okay, so the next is net attendance ratio. It is the total number of students of the age of 14 to 15 years attending the school as a percentage of the total number of the student in the same age group. I think this is very easy and simple. I need not to explain more in this. Just go and memorize all these facts. Okay, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन IMR, डिफाइन लिटरेसी रेशियो, डिफाइन नेट अटेंडेंस रेशियो. सो यू गाइज नीड टू मेमोराइज एंड कीप दिस इन योर हेड. ओके, तो बोर्ड्स में बहुत काम आएगा. इन कुछ डेफिनेशंस को लर्न करना है गाइज. अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके, टॉकिंग अबाउट अदर कंपोनेंट्स, we get to know about certain public facilities. Okay, तो public facilities के बारे में पता चला हमें above table से कि केरला में क्यों IMR कम है, क्यों literacy rate ज़्यादा है, क्योंकि they have public facilities. Guys, always remember, money can't buy everything in your life. Okay, if you need a clean and green environment, pollution free environment, you need to respect mother nature. Okay, and take care of other components also other than your money. Okay, now moving ahead, like in the case of above table, Kerala was the best performing state on, if we compare the various states on the basis of other components apart from income. Okay, so IMR rate was low, literacy rate high, attendance ratio high. It means वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है कि हर बच्चा 1 साल से ऊपर की एज अटेन कर लेता है, विच वॉज नॉट इन द केस ऑफ बिहार. ओके, लिटरेसी रेट, लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयरनेस है. ओके, अटेंडेंस रेशियो अच्छा है, मतलब पीपल लाइक गोइंग टू स्कूल एंड लाइक टू अटेन एजुकेशन. ओके, देयरफॉर ऑल दिस थिंग from the above example we get to know public facilities like hospital, education, educated population, health and nutrition status is better wherein in the state of Kerala. It is all because of the good public facilities being available to the people of Kerala, which was not in the case of Bihar. Okay guys, coming to the next very important question regarding the Human Development Index. अभी हमें पता चला not only income but also other factors are contributing in calculating the development of a country. Okay, so एक और न्यू ऑर्गेनाइजेशन आती है जिससे हमें सोर्स पता चलता है of our information how a country is performing on the indicators including the income plus the other indicators. Okay, we'll be seeing it here. So this is very important, बहुत important question है, ये भी आता है. Mark it for sure in your book and learn it thoroughly. पेपर में आएगा ही आएगा. ओके, सो ध्यान से सुनना है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे पहले ये जानेंगे, एक तो नाम से ही पता चलता है ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन मतलब लोगों के बारे में बात करेगा. ओके, देयरफॉर एजुकेशन, हेल्थ एज वेल एज इनकम भी कंसिडर करेगा. ओके, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय UNDP. You guys now need to comment in the comment section the full form of UNDP. ये इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया so that you guys can go and learn the full form of UNDP और आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग कि इसकी फुल फॉर्म क्या है. अगर मैं आपको यही बता दूंगी तो मेरे ख्याल से कोई भी उसको लर्न करना पसंद नहीं करेगा. सो दिस इज योर वर्क, गो एंड फाइंड इट आउट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो HDI जो है वो कंट्रीज को ऑन द कुछ फैक्टर्स को यूज करके वो कंपेयर करता है. दीज फैक्टर्स आर एजुकेशनल लेवल, हेल्थ फैसिलिटीज एंड पर कैपिटा इनकम. ओके, भाई कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज क्या है और उनकी इनकम क्या है. इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करके HDI हमारी रिपोर्ट पब्लिश करता है और डिफरेंट नेशंस को कंपेयर करता है. HDI कंपेयर्स
एंड गिव द डेटा ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, कितने नेशन के कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है, 177 कंट्रीज। अगर HDI पे क्वेश्चन आता है तो आपको सिमिलर वे में ही आना है और इसको एज इट इज आंसर बनाना है अपना। ओके, कितनी कंट्रीज का कंपैरिजन होता है, 177 कंट्रीज। ओके, ऑल्सो HDI के इस न्यू मेथड से थोड़ा चेंज आया। पहले सिर्फ हम इनकम पे फोकस करें, फिर हमने देखा कि अदर फैसिलिटीज भी जरूरी है, और HDI के बाद, इसकी रिपोर्ट के बाद हमें पता चलता है कि पीपल्स हेल्थ एंड वेल बीइंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज द इनकम इज। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द इंडिकेटर्स इन ब्रीफ। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी द इंडिकेटर्स इन ब्रीफली। अगर क्वेश्चन आए, गिव व्हाट आर द इंडिकेटर्स that HDI used to compare the development of different nation, these are the indicators you need to mention in your answer. Okay, the number one indicator is life expectancy. Life expectancy मतलब average length of the life of a person, जो एक जिंदगी जीता है, average कितने years of life वो जीता है। Okay, सेकेंड इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इट मीन्स कि कितने बच्चे एनरोल हैं, मतलब कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एडमिशन लिया हुआ है, एनरोल करवाया हुआ है एट द प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड द हायर एजुकेशनल लेवल। ओके, थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। Always remember this per capita income, which is the average income, it is calculated in dollars. Okay, so इसके अंदर आएगा, we'll see the same dollar what it can buy in terms of goods and services in any country. Okay, एक डॉलर एक क्या गुड और क्या सर्विसेज खरीद सकता है किसी भी जगह में। ओके, so per capita is calculated in terms of dollar. Now understanding the concept of per capita income using this example. Okay, डॉलर में हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल लिया एक बर्गर का। सपोज कोई एक बर्गर है, वो USA में $1 का आता है। ओके, और इंडिया में अगर हम बर्गर बाय करने जाएं तो ₹72 का पड़ता है हमें। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा $1 इज इक्वल्स टू 72 रुपीज। भैया $1 यहाँ जो बर्गर बाय कर रहा था US में, वही उसकी वैल्यू में हम एक बर्गर जो कि वैल्यू इन इंडिया इज 72 रुपीज, उसमें वही बर्गर हम बाय कर पा रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर चैप्टर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही है, सो लिसन वेरी केयरफुली। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? इट मीन्स यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट हैम्पर्ड। भाई हमारी विकास ना रुके, डेवलपमेंट की प्रोसेस ना रुके, बट जो रिसोर्सेज है वो भी एग्जॉस्ट ना हो, वो भी खत्म ना हो, एंड रिसोर्सेज आर ऑल्सो लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे तरीके से यूज करेंगे कि आज की जो प्रेजेंट डे हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाए, तो उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, also guys, while studying economics always and always remember resources are limited। जो हमारी संसाधन है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो हमारी ह्यूमन वांट है दैट इज अनलिमिटेड, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, हमारी चाह बहुत ज़्यादा है। Therefore we need to use the resources in a sustainable way. And also one quote here for you, always remember we have not inherited the world from our forefathers। हमारे दादा परदादों से हमें जागीर में नहीं मिली है हमें ये वर्ल्ड। ओके, we have borrowed it for our children। हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हमने उनसे बोरो किया है। ओके, so use the resources careful and in a sustainable way। So now the question arise, will दिस डेवलपमेंट जो आज के टाइम पे जिस हिसाब से हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, विल इट सस्टेन? सो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विच वी नीड टू आंसर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा ऐसे ही? हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे यहाँ, ग्राउंड वाटर एंड क्रूड ऑयल, जिससे आप समझ पाओ। ओके, तो पहले जो ग्राउंड वाटर था तो हमारा वाटर टेबल थोड़ा ऊपर हुआ करता था। ओके, थोड़ा जमीन खोदनी पड़ती थी तो हमें पानी दिखाई दे जाता था, लेकिन नाउ वी हैव टू गो वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, क्योंकि वाटर टेबल जो है वो डिक्रीज हो गया है। ओके, वाटर इजिली हमें ऊपर की साइड नहीं मिलता है, वी हैव टू गो डीप डाउन द अर्थ। ओके, रिपोर्ट्स ने बताया है 300 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड अ वाटर टेबल डिक्लाइन। पानी का जो लेवल है अर्थ के अंदर, वाटर टेबल है, इट हैज डिक्लाइंड, इट हैज डिमिनिश्ड, बहुत नीचे पहुंच गया है। देयरफॉर अब अगर पानी कुआं खोदेंगे तो हमें इजीली पानी नहीं मिलता है, बहुत ही
नीचे तक हमें जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज ये क्यों हुआ है ऐसा, वाटर टेबल क्यों डिक्लाइन हुआ है, क्यों डिप्लीट हुआ है रिसोर्स, बिकॉज ग्राउंड वाटर इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, इट टेक्स अ टाइम. Due to the overuse of the resource, this resource has been depleting. Okay, and according to the reports, in next 25 years, 60% of the country will be at the same level. 60% of our nation will be facing water crisis, क्योंकि पानी ही नहीं बचेगा. Water being a रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि वाटर साइकिल है उसको रिन्यू किया जा सकता है. बारिश होती है, फिर नीचे पानी आता है, फिर इवेपोरेशन की प्रोसेस से फिर से ऊपर कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है. इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड थिंक बीइंग अ रिन्यूएबल रिसोर्स, अगर पानी की क्राइसिस हो सकते हैं, सो हाउ बैडली आर वी यूजिंग द रिसोर्सेज. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रूड ऑयल. इसके अंदर पेट्रोलियम्स वगैरह सब आ जाते हैं हमारे, ठीक है, पेट्रोलियम थिंग. तो इसके अंदर जो रिजर्व है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कि ये भी ऐसा रिसोर्स है जो कि एग्जॉस्ट हो जाएगा. ओके, क्योंकि ऑयल वगैरह बनने में इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर. इतने तो हमारे पता नहीं कितने ह्यूमन साइकिल खत्म हो जाएंगे लाइफ के. ओके, देयरफॉर ये नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आता है हमारा. तो रिजर्व जो है इसके क्रूड ऑयल के, इट विल फंक्शन ओनली फॉर 53 ईयर्स मोर. So how badly you can imagine the use of this resource is being utilized nowadays. Okay, इंडिया जो है इंपोर्ट करता है यूएस से ऑयल. ओके, इंडिया को चाहिए ऑयल क्योंकि हमें भी डेवलपमेंट करनी है, हमें भी इंडस्ट्रीज चलानी है. ओके, तो इंडिया इंपोर्ट करता है और यूएस क्या है, प्राइजेस हाई चार्ज करता है. तो दिस इज द वे हाउ द इकोनॉमी फंक्शन. बट यहाँ कंसर्न क्या है हमारा, जो क्रूड ऑयल है इसके रिजर्व्स भी कम पड़ जाएंगे आने वाले दिनों में अगर इसी रफ्तार से हम इस चीज को यूज करते रहे. ओके, सो गाइज, बिफोर वी एंड दिस चैप्टर आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ क्विक रिवीजन उन बच्चों के लिए जिनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है. जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज है, इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके, रिन्यूएबल वो जो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन कैन बी यूज्ड, हम यूज कर सकते हैं. ओके, नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा यूज की वजह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आने वाले टाइम में हमें नहीं मिलेंगे. ओके, देयरफॉर वी नीड टू यूज मोर ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि दोबारा यूज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी है आज के दिन में. ओके, सन है, सन से हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं. तो आजकल आप देखोगे घरों में, स्कूल में, पब्लिक बिल्डिंग्स पे सबके ऊपर सोलर सेल्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो वो सेल्स पैनल क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. हमारी डिपेंडेंस ऑन दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर से कम हो जाती है एंड हम रिन्यूएबल जो दोबारा यूज कर सकते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं. ओके, यू गाइज नीड टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन some of the example of renewable resources and some of the example of non-renewable resources. That's it and we are done with the chapter number 1 which is development. मैंने इस वीडियो में जहाँ जो important question आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो सब वहाँ पे emphasize किया है, बारी रिपीट किया है. Guys, do those questions very carefully. Okay, another question for you guys is who give us the report of HDI. HDI की रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नीचे जो थम्स अप का बटन दिखाई दे रहा है उस आइकन को भी टच करना है और मेरे नेम के आगे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पर भी टच करना है. थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून.